वेलकम टू केमिस्ट्री एवरीडे सीरीज। आज हम एक विशेष प्रकार की सॉल्यूशन में होने वाली घटना की चर्चा करेंगे, जो कि हमारे सॉल्यूशन के चैप्टर में दिया हुआ है, और ये होता है ऑस्मोसिस। तो अब ये ऑस्मोसिस क्या होती है, इससे क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमको मालूम है, सॉल्यूशन के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट स्थायी नहीं रहते। सॉल्यूट और सॉल्वेंट लगातार सॉल्यूशन के अंदर रैंडमली मोशन करते रहते हैं, और हमने एक प्रकार की प्रक्रिया को पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में हम पहले बात करेंगे, तब उसके बाद ऑस्मोसिस के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, एक पार्टिकल है जो कि सॉल्यूशन में है, एक प्रक्रिया होती है और उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ solute particles from a region of higher concentration to that of the lower concentration. अब यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, जिससे कि हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि एक तरफ के सल्यूट पार्टिकल्स अगर अधिक सांद्रण है किसी भी रीजन में, रीजन मतलब सोल्यूशन के अंदर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पोर्शन में, तो वो क्या होगा कि वो पार्टिकल्स जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो उस क्षेत्र की ओर जाएंगे जिस तरफ की सांद्रण कम है या उनके पार्टिकल्स कम हैं, और ये लगातार बिना किसी माध्यम के सॉल्यूशन के अंदर वो घूमते रहते हैं, और इस प्रकार से कुछ ही क्षणों के बाद एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्थापित होता है, बन जाता है, और कुछ ही दिन समय के बाद एक विशेष प्रकार का इक्विलिब्रियम बन जाता है सॉल्यूट और सॉल्यूशन सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। अब चूंकि लगातार सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लगातार घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, दे आर इन ए कांस्टेंट रैंडम मोशन, तो उसको हम बोलते हैं कि एक विशेष प्रकार का इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया उनके मोशन में, एंड दैट इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आइए इसके बाद हम जाने कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार की घटना है, जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स की ओर जाने पर आधारित है। अब ये घटना अपने आप नहीं होती, इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार का रंध्रमय झिल्ली का उपयोग किया जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम सिंथेटिकली भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियली बना सकते हैं, या बायोलॉजिकली भी अवेलेबल रहता है वेजिटेबल और एनिमल मेम्ब्रेन्स में। Biological membranes provide elegant examples of selective permeation in nature. सॉल्वेंट के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकल जाने को हम बोलते हैं परमिएशन। तो अब होता क्या है कि इस रंध्रमय झिल्ली में या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उसके छेद से, उसके होल से निकल सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स किसी भी प्रकार के हों, वो नहीं इससे पास हो सकते, चाहे वो आयन हो, चार्ज हो या पोलैरिटी हो। सॉल्यूट पार्टिकल्स इससे नहीं पास हो सकते, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स इससे पास हो सकते हैं या निकल सकते हैं। होल्स इस प्रकार के रंध्रमय होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, दैट परमिट ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। देयरफॉर अब आप देखिए इस चित्र में क्या है। इस चित्र में या इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक तरफ सॉल्वेंट भरा हुआ है और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, क्योंकि सॉल्वेंट एक तरफ अधिक है, इसलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में भी सॉल्वेंट हैं, तो वो सॉल्वेंट की साइड में जाएंगे, और इस प्रकार से लगातार सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकल जाने को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कब तक होती रहेगी, इस पर हमें विशेष प्रकार से ध्यान देना होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर एक चित्र और है, जिसमें कि ए सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट आर इनिशियली सेपरेटेड बाय एन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद क्या होता है कि लगातार अगर हम देखें तो लगातार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा
लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, ये लगातार सॉल्यूशन के साइड में पास होते रहते हैं, और सॉल्यूशन में भी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं यानी राइट हैंड साइड में, वो सॉल्वेंट की साइड में जाते रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन चूंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ अधिक हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए ये अधिक इनका रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या निकलने की प्रक्रिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अधिक होती है, और कुछ समय बाद चूंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की ओर अधिक हो जाते हैं, लिक्विड लेवल में फर्क आ जाता है, और लिक्विड लेवल सॉल्यूशन की तरफ अधिक हो जाता है सॉल्वेंट के रहने के लिए, और सॉल्यूशन की तरफ कम हो जाता है। अब इसमें कृपया ये ध्यान दें कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, द मोशन और द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए portion of lower concentration to the higher concentration. सल्यूट में क्या था? डिफ्यूजन में ये था कि हायर टू लोअर जाता था सल्यूट पार्टिकल्स। यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैसे जा रहे हैं? लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से जो मोशन होता है, इसके बाद एक प्रकार का लिक्विड लेवल में फर्क आ जाता है, एंड दिस डिफरेंस causes a hydrostatic pressure between the two sides of the U tube, और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। जब ऑस्मोसिस होती है, चूंकि यहाँ पर rate of transfer of the solvent molecule is more on the left hand side as compared to rate of the transfer of the solvent molecules from the right hand side to the solvent side. Therefore, a hydrostatic pressure is developed, and this hydrostatic pressure sets up an equilibrium after some time. उसके बाद फिर इसका सॉल्वेंट का निकलना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से संभव नहीं होता, और ये ट्रांसफर रेट ऑफ ट्रांसफर पर डिपेंड करता है। और जैसा कि दिया गया है, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, एक प्रकार का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही जरूरी है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, और ये भी देखा गया है पाई इज इक्वल टू CRP. C is the concentration of the solvent solution in moles per liter. Moles per liter. C is equal to N by V, और R तो हमको मालूम है, this is the gas constant, and T is the absolute temperature. तो अब वो उसी प्रकार से है जैसे कि हम किसी भी गैसियस इक्वेशन के हम पढ़ चुके हैं, PV is equal to nRT. PV is equal to nRT हमने पढ़ा हुआ है गैसीय समीकरण में। उसी प्रकार से पाई इज इक्वल टू CRT, एंड पाई इज इक्वल टू C। अब चूंकि C इज इक्वल टू N by V, नंबर ऑफ मोल्स पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मोल्स पर लिटर, और मोल्स पर लिटर क्या होता है? डेसिमोलैरिटी। सो पाई इज इक्वल टू वी कैन से MRT। अब आइए देखें इसका उपयोग क्या है, how we can utilize it. Determination of molar mass of the osmotic pressure and changes in freezing point, boiling point and vapor pressure, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये हम पढ़ ही चुके हैं। And then the osmotic pressure method has an advantage over the other method, as pressure measurement is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of molality. अब अभी हमने जो फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो उसमें हमने क्या किया था? मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला है वो है पाई इज इक्वल टू CRT, एंड C इज मोलैरिटी। सो ध्यान दें, यहाँ पर instead of molality we are using molarity. मोलैलिटी यूज कर रहे हैं कैपिटल M, और यहाँ पर मोलैरिटी को स्मॉल m लेटर से बोल देते हैं। सो एज कंपेयर टू द अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
The technique is useful technique of osmotic pressure for determination of molar mass of the solutes and particularly useful for biomolecules. बायोमॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना इतना सरल नहीं होता, उसके लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का उपयोग करते हैं। और क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अधिक तापमान पर स्टेबल नहीं होते, दे डिकम्पोज देमसेल्व्स। तो जैसे पॉलीमर्स वगैरह हैं, उनकी हम ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमें मालूम हो जाए तो मोलार मास आसानी से निकाल लेते हैं। वेल, दैट इज द एडवांटेज ऑफ determination of osmotic pressure. So now we have understood what is osmosis, what is osmotic pressure, and what are their applications.